गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने किया था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, वो भी यूनिट वन का सब टॉपिक था। आज हम लोग यूनिट वन को कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर था दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो कंपनी है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। उसका क्या मतलब होता है? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कंपनी जो है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अलग है अपने मेंबर्स से। कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल अलग रहता है उसके मेंबर्स से। मतलब कंपनी का अपना लीगल पर्सनालिटी होता है, अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है। कंपनी कुछ भी ट्रांजैक्शंस करती है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है, वो खुद के नाम पे करती है, ना कि अपने मेंबर्स के नाम पे। और अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसका अपना एक आइडेंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जो कुछ भी काम करती है वो अपने नाम पे करती है एंड उसके लिए कंपनी ही लायबल रहती है, ना ही मेंबर्स। अगर कंपनी का कुछ भी डेट्स है, कुछ भी ऑब्लिगेशंस है, उसके लिए कंपनी विल बी लायबल। तो ये जो सेपरेशन है, ये जो लाइन में ड्रॉ की हूं, समझ जाइए दिस इज ओनली कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब होता है पर्दा। तो दिस जो लाइन जो मैं ड्रॉ की हुई हूँ दैट इज ओनली कॉर्पोरेट वेल या फिर कॉर्पोरेट पर्दा। ठीक है, ये जो वेल है वही डिफरेंट करता है, सेपरेट करता है कंपनी को उसके मेंबर्स से। तो कॉर्पोरेट वेल यहाँ पे कहा जा रहा है रिफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे है इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स, अगर कंपनी का कुछ डेट्स रहा और कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉ, यानी कि अगर लॉ के अगेंस्ट कंपनी ने कुछ किया, देन ये जो कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये इंप्लाई करता है कि मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल। मेंबर्स नहीं लायबल रहेंगे। मेंबर्स क्यों लायबल रहेंगे? कंपनी सारा काम खुद के नाम पे करती है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, देन व्हाई विल मेंबर्स बी लायबल? तो मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल फॉर द कंपनीज डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस। यही है कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे कहा जाता है दे, यहाँ पे मेंबर्स जो है कंपनी के मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स, दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। मतलब कंपनी ने कुछ भी किया उसके लिए मेंबर्स को परेशान नहीं किया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कॉर्पोरेट इंसुलेशन या फिर प्रोटेक्शन। तो इस वेल के थ्रू कंपनी मेंबर्स जो है उन लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। दस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी लॉ का एक लीडिंग केस लॉ है दैट इज सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक काफी फेमस केस लॉ है इस कंपनी लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड इस केस के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वेल का, दैट कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसका अलग से एग्जिस्टेंस होता है और मेंबर्स से अलग रहता है ये एग्जिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था ये केस लॉ। तो इसमें क्या हुआ था, इससे रिलेटेड मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में लास्ट क्लास में। और उस पीडीएफ में आपको हर चीज लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें से बस कुछ ही चीजें जो आपको समझना है कि कैसे ये केस स्टडी जो है वो हेल्प किया ये अंडरस्टैंड करने में कि जो कंपनी है दैट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हम लोग अभी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे ये जो केस लॉ है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, सैलोमन जो है, सैलोमन जिसका पूरा नाम था एरन सैलोमन, इसका एक शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था। शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये सोल प्रोप्राइटरशिप था, ये अकेला मालिक था इस बिजनेस का। बाद में क्या होता है, ये सैलोमन जो है वो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, जो कंपनी का नाम रहता है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट करता है और अपना जो बिजनेस है वो सारा ये कंपनी को सेल कर देता है। अपना बिजनेस को ये कंपनी को सेल कर देता है। हमें पता है कंपनी क्या है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपना सारा ट्रांजैक्शंस खुद के नाम पे ही करती है।
तो ये कंपनी ये शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो सैलोमन का था उसको खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। तो ऑब्वियसली परचेज कर रही है तो परचेजिंग फॉर सम कंसिडरेशन, बदले में सैलोमन को क्या मिल रहा है, वो अपना बिजनेस को बेच रहा है तो उसको ऑब्वियसली कुछ मिलना चाहिए। तो वो उससे मिलता है बदले में शेयर्स मिलते हैं, कुछ शेयर्स रहते हैं फॉर अमाउंट पाउंड, ये पाउंड में रहता है, ठीक है, 20,000, और कुछ डिबेंचर्स मिलते हैं जो कि है 10,000 अमाउंट का डिबेंचर्स, एंड कुछ कैश भी पाउंड्स में रहता है। और ये पूरा टोटल अमाउंट जिसमें पूरा जो टोटल अमाउंट रहता है जिसमें सैलोमन अपने बिजनेस को सेल करता है टू सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वो अमाउंट रहता है टोटल अमाउंट दैट इज पाउंड 38,782। तो इतने कंसिडरेशन में सैलोमन अपने बिजनेस को सेल कर देता है टू सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये एक पब्लिक कंपनी रहता है और पब्लिक कंपनी के लिए हमें पता है मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है, मिनिमम 7 मेंबर्स। और सैलोमन यहाँ पे लकी निकलता है, सारे के सारे 7 मेंबर्स जो है वो इसके फैमिली से ही आते हैं। 7 मेंबर्स में आता है पहला सैलोमन खुद, दूसरी आती है इसकी वाइफ, थर्ड सैलोमन की डॉटर, एंड देन 4 सन्स, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 7 मेंबर्स आते हैं सैलोमन के मेंबर कंपनी उसके फैमिली से ही, और ये सारे रहते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर्स। मेजॉरिटी शेयर्स रहता है सैलोमन के पास, ठीक है, मेजॉरिटी शेयर्स रहता है सैलोमन के पास, और बाकी मेंबर्स के पास वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, इनके पास रहता है 1 शेयर ऑफ पाउंड 1 ईच। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद, कुछ लाइक 1 साल बाद अराउंड, ये कंपनी जो है वो लिक्विडेशन पे चली जाती है। कंपनी जो है वो लिक्विडेशन पे चली जाती है। तो लिक्विडेशन अब करने के लिए वाइंड अप करना पड़ेगा कंपनी को, और सारा डिटरमाइन करना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है। तो वाइंडिंग अप के टाइम ये पता चलता है कि जो कंपनी है उसके एसेट्स रहते हैं ऑफ पाउंड 6,000 और लायबिलिटीज काफी ज्यादा रहती है, कंपनी काफी लॉस में चल रहा होता है। लायबिलिटीज रहती है 17,000 की, ठीक है। और ये लायबिलिटीज का भी डिवीजन रहता है, जो 10,000 रहता है, 10,000 रहता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर था सैलोमन था डिबेंचर होल्डर, ठीक है। तो ये 10,000 का जो मिलना है वो मिलेगा सैलोमन को ही, सिंस वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और जो 7,000 था वो था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास। तो 7,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड 10,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये बात बहुतों को पता होगा और हमें पता भी रहना चाहिए एज अ कॉमन स्टूडेंट कि कंपनी का वाइंडिंग अप होने के टाइम सबसे पहले पे ऑफ किया जाता है टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स भी कह सकते हैं। वाइंडिंग अप के टाइम सबसे पहले पे ऑफ किया जाता है टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद किया जाता है टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जो लोन देने के टाइम कुछ चीज गिरवी रखवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक है, एग्जाम्पल दे रही हूं, बैंक है वो लोन दे रहा है किसी कंपनी को, ठीक है, और बदले में बैंक क्या बोलेगा, कुछ चीज गिरवी रखाएगा कंपनी से, मे बी बोलेगा कि आपको मैं लोन दे रहा हूं अगेंस्ट बिल्डिंग, चार्ज अगेंस्ट बिल्डिंग जिसको बोल सकते हैं। तो बिल्डिंग क्या हो गया, बिल्डिंग सिक्योरिटी हो गया बैंक के लिए। अगर कंपनी बैंक को पैसा नहीं लौटाएगा तो बैंक क्या करेगा, ये बिल्डिंग को सेल करके अपना पैसा जो है रिकवर कर लेगा। तो ये बैंक क्या होगा, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। तो इस कंपनी में सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन था, सैलोमन था। सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे था सैलोमन, एंड बाकी जो थे बाहर के वो थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7,000। तो अब ये एसेट्स जो है 6,000 वो पहले पे ऑफ किसको किया जाएगा, सैलोमन को किया जाएगा।
और सैलोमन को कर दिया जाएगा तो अब सैलोमन ही ले लेगा पूरा पैसा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। इनफैक्ट जो सैलोमन है उसको भी उसका पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, 4000 उसको स्टिल नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था वो ये बोलता है कि उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए ओवर सैलोमन, यानी कि पहले मेरा पैसा दो, पहले मैं भले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हूं पर मुझे पहले पैसा दो। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है वो सैलोमन का है, वो कहता है ये कंपनी जो है वो सैलोमन का है, सैलोमन के खुद के मेंबर्स है इस कंपनी में, उसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर सैलोमन के पास है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी जो है वो सैलोमन का एजेंट है, तो सैलोमन को पहले पैसा नहीं देना चाहिए, पहले मुझे पैसा देना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता है कि सैलोमन के पास मेजॉरिटी शेयर्स है, सैलोमन का खुद का ये बिजनेस था पहले जो कि वो खरीद लिया, ये कंपनी खरीदा है, उसके खुद के मेंबर्स है, डजंट मैटर। कंपनी जो है उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और सैलोमन जो है वो अलग है, वो मेंबर है उस कंपनी के और वो अलग है। तो जैसे ही वाइंड अप के टाइम जो प्रोसेस है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है तो ये अमाउंट सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास ही जाना चाहिए जो था सैलोमन। तो यही चीज है इस केस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट वेल का जो प्रिंसिपल है वो कैसे एक्सप्रेस किया गया इन द फेमस केस ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि हुआ था इन द ईयर 1897। तो यहाँ पे कहा है दिस प्रिंसिपल दैट इज कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल वाज इनंसिएटेड यानी कि जो बेसिकली बताया गया, एक्सप्रेस किया गया थ्रू दिस केस, that is the famous case of Salomon versus Salomon and Company Limited. The following observations made by Lord Macnaghten in this connection are worth noting. तो ये सारा observations किया गया by Lord Macnaghten और ये सारा जो भी चीज ऑब्जर्व किया गया वो ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो। इसमें क्या है, द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन। हमने देखा आज के क्लास में हम यही देख रहे हैं कि कंपनी क्या है एट लॉ, इट इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जो केस स्टडी हमने पढ़ा उसमें सब्सक्राइबर्स थे 7 मेंबर्स, सैलोमन, उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी और उसके 4 सन्स। तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या होता है हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है। तो सब्सक्राइबर्स समझ जाइए, दे आर द मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स, ठीक है। And though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, तो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, जैसे हमने देखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बिजनेस कहीं ना कहीं सेम था, क्योंकि सैलोमन पहले का बिजनेस का ओनर था और बाद में भी सैलोमन जो है वो कंपनी का मेंबर था, वो कंपनी का शेयर होल्डर था एक। फिर ऐसा हो सकता है कि दे आर सेम एंड द सेम पर्सन्स आर मैनेजर्स, ऐसा हो सकता है मैनेजर था सैलोमन, था मैनेजिंग डायरेक्टर सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का, एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट्स। तो ऑब्वियसली सैलोमन है शेयर होल्डर, उसके मेंबर्स है तो प्रॉफिट्स दे विल रिसीव, ऐसा था उस केस में। द कंपनी इज नॉट इन लॉ, ये सब होने के बावजूद द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स और ट्रस्टी फॉर देम। भले ये सारा कंडीशंस है जो कि हमने देखा था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में, लेकिन फिर भी जो कंपनी जो है लॉ के अंडर ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो एजेंट है अपने सब्सक्राइबर्स या फिर ट्रस्टीज के, अपने शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं है। कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स का एजेंट नहीं है। नॉर आर द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लायबल इन एनी शेप और फॉर्म, ना ही कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन लोग लायबल रहेंगे कंपनी के कुछ भी एक्ट के लिए, क्योंकि मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शन है तब ठीक है, तब आप कह सकते हो कि मेंबर्स विल बी लायबल। लेकिन अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जो कि प्रोवाइड किया गया है उस एक्ट में, देन जो सब्सक्राइबर्स है, जो मेंबर्स है उस कंपनी के, दे विल नॉट बी लायबल एंड कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी खुद ही लायबल रहेगा अपने ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये जो केस स्टडी है उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया बाय लॉर्ड मैग्नेगटन। सो अभी जो हमने केस स्टडी पढ़ा अबाउट सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वो केस स्टडी को ब्रीफ वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो ब्रीफ है उस केस स्टडी का। जो पीडीएफ आपको सेंड किया गया था
लास्ट क्लास में, दैट वाज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था, आप वो रीड करिएगा और जो मैंने समझाया है वो फिर से देखिएगा, समझिएगा क्लियरली, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेपरेट लीगल एंटिटी थ्योरी जो है उसके ऊपर बेस्ड है ये केस लॉ। और ये केस लॉ जो है वो यहाँ पे ब्रीफ वे में दिया गया है, यहाँ यही है मेन थीम इस केस स्टडी का। आपको हर चीज लाइन टू लाइन याद करने का जरूरत नहीं है, समझिएगा। एंड ये चीज जो है ये आपको एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा लिखना है आप वो भी जरूर से लिख सकते हैं, आपको जैसा मन। बस ये मैं इजी करने के लिए आप लोग को शॉर्ट वे में मैं यहाँ पे ब्रीफली पॉइंट्स वाइज मैं आपको लिखती हूँ। और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये जो केस स्टडी है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी के बेसिस पे ये केस को जस्टिफाई किया गया है, ठीक है, ये याद करना जरूरी है। आगे देखेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जिसको कह सकते हैं पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल भी। तो हमने देखा कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, वो एक तरीके का पर्दा होता है, ठीक है, इट्स अ वेल जो अलग करता है कंपनी को उसके मेंबर्स से। कंपनी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग रहता है उसके मेंबर्स से, और ये कॉन्सेप्ट आता है कॉर्पोरेट वेल के थ्रू। कॉर्पोरेट वेल ही सेपरेट करता है दोनों को। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या, मतलब कॉर्पोरेट वेल को उठा देना, लिफ्ट करना। मतलब लिफ्ट कर देना मतलब ये जो फैक्ट है जो हम लोग अभी तक समझ रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी का एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है, वो फैक्ट को इग्नोर करना, ठीक है। मतलब मेंबर्स अब सेम है, मतलब एक्ट्स ऑफ कंपनी इज इक्वल टू एक्ट्स ऑफ कंपनी का मेंबर्स, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दैट अगर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक्ट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी कुछ भी कर रही है, इट मीन्स इट इज द एक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कॉर्पोरेट वेल है, दैट मीन्स कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर ये वेल को ही लिफ्ट कर दिया जाए या पियर्स कर दिया जाए, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वी आर इग्नोरिंग दैट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, दैट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं है अब कंपनी का, उसका एक उसका अब कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, उसका एक्ट जो है वही एक्ट है मेंबर्स का भी। दिस कॉन्सेप्ट disregards the separate identity of the company and looks behind the true owners or real persons who are in control of the company। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉर्पोरेट वेल उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, एंड ये देखा जाता है कि रियल ओनर्स कौन है इस कंपनी के, जो कि इस कंपनी के रियल ओनर्स कौन है जो कि इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। When the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or managers, the corporate veil may be said to have been lifted। तो जब कोर्ट ये इग्नोर कर देती है कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और वो डायरेक्टली जाती है कंपनी के जो मेंबर्स है, उसके जो मैनेजर्स है, उनके पास जाती है कुछ भी पूछताछ करने के लिए, अगर कंपनी के अगेंस्ट कुछ हुआ है, तो ये इसका मतलब होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो ये सब कुछ कुछ केसेस में होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किन केसेस में कोर्ट जो है वो इस फैक्ट को इग्नोर करती है कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसको कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, राइट। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस केसेस में ये सब होता है। सो आज हमने पढ़ा व्हाट इज कॉर्पोरेट लॉ, हमने केस स्टडी देखा ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, हमने कैसे देखा सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे वर्क किया इस केस स्टडी में, और हमने देखा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसको ब्रीफ में देखा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक को, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स जो सेंड किया गया है उसको रीड करिए, तो और बेटर अंडरस्टैंड करिएगा। So thank you everyone.